गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू HDGIC ग्रुप्स। कल हमने पढ़ा था इंग्लिश प्रोस का 4th चैप्टर द होम कमिंग। वो पूरा नहीं हो पाया था, इनकम्प्लीट है, इसलिए हम इसका सेकंड पार्ट आज पढ़ेंगे। द होम कमिंग का 3rd पैराग्राफ। इट वॉज एन इमेंस रिलीफ टू द मदर टू गेट रिड ऑफ पथिक। जब उसके मामा उसको ले जाते हैं या ले जाने की बात कहते हैं तो इससे क्या होता है, उसकी जो माँ होती है उसको बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलता है, यानी कि आराम मिलता है कि वो उससे अब पथिक से मुक्ति पा लेंगी। शी हैड अ प्रीजुडाइस अगेंस्ट द बॉय एंड नो लव वॉज लॉस्ट बिटवीन द टू ब्रदर्स। वो पथिक को पहले से ही बहुत ज़्यादा दुखी थी वो पथिक से, और वो बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी इस कारण से कि कहीं उन दोनों के जो दो भाई थे उनके बीच का जो प्रेम था वो कम ना हो जाए। नो लव वॉज लॉस्ट, यानी कि उनके बीच का जो प्रेम था वो ख़त्म ना हो जाए। शी वॉज इन डेली फियर दैट ही वुड आइदर ड्रॉन माखन सम डे इन द रिवर। वो हमेशा यही डरती थी, फियर मतलब डरना, वो हमेशा यही डरती थी कि कहीं पथिक जो है वो माखन को रिवर में यानी कि नदी में ना फेंक दे या डुबो दे, और ब्रेक हिज हेड इन अ फाइट, और या फिर फाइट यानी कि झगड़े में कहीं उसका सिर ना तोड़ दे, और रन हिम इन टू सम डेंजर और अदर, और या फिर उसको कभी किसी डेंजर यानी कि मुसीबत में, परेशानी में, खतरे में ना डाल दे। एट द सेम टाइम शी वॉज सम वॉट डिस्ट्रेस्ड टू सी पथिक्स एक्सट्रीम ईगरनेस टू गेट अवे। कभी कभी वो ये देखती थी कि जो पथिक है वो बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम बहुत ज़्यादा ईगरनेस यानी कि उतावला हो रहा था, और उसको जो है बहुत ज़्यादा दुख भी हो रहा था। पथिक एज सून एज वॉज सेटल्ड, पथिक जो है वो बहुत ही जल्दी क्या हो गया, सेटल्ड हो गया, कि केप्ट आस्किंग हिज अंकल एवरी मिनट, और वो अपने अंकल से यानी कि मामा से यही पूछता रहा बार बार, व्हेन दे वर टू स्टार्ट, कि वो कब चलेंगे। ही वॉज ऑन पिंस एंड निडल्स ऑल डे लॉन्ग विद एक्साइटमेंट एंड ले अवेक मोस्ट ऑफ द नाइट। और पूरा दिन बस उसको वही खुशी से बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट यानी कि रोमांचित हो रहा था, एक्साइटेड हो रहा था, और वो रात भर ज़्यादातर जागता भी रहा। ले अवेक, अवेक जागना, तो वो रात भर जागता भी रहा। ही बिक्वेटेड टू माखन इन परपेचुटी, और उसने अपना सारा सामान जो था, हिज फिशिंग रॉड जिससे कि मछली पकड़ी जाती थी वो कांटा, हिज बिग काइट और बड़ी सी अपनी पतंग, एंड हिज मार्बल्स, और जो कंचे होते हैं वो भी माखन को दे दिए। Indeed, at this time of departure, his generosity towards माखन was unbounded। और अब उसके अंदर जो था, जब वो जा रहा था डिपार्चर यानी कि जाते टाइम, उसके हृदय में माखन के प्रति बहुत ज़्यादा प्रेम उत्पन्न होने लगा। When they reached कैलकटा, और जब वो कलकत्ता पहुंच गया, पथिक मेड द एक्वेटेंस ऑफ हिज आंट फॉर द फर्स्ट टाइम, और उसने पहली बार अपनी आंट जो थी, उनकी आंटी जो थी, उससे पहली बार मुलाकात की। शी वॉज बाय नो मीन्स प्लीज विद दिस अननेसेसरी एडिशन टू हर फैमिली। और जो पथिक उनके घर आ गया था, तो उनको ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था कि उनके घर में कोई एडिशनल यानी कि कोई और व्यक्ति उनकी फैमिली में आ जाए। शी फाउंड हर ओन 3 बॉयज क्वाइट एनफ टू मैनेज विदाउट टेकिंग एनी वन एल्स। उनके पास या उनके जो है पहले से ही 3 पुत्र थे, जिनको कि इस वजह से उनको कोई भी
आवश्यकता नहीं थी कि और भी कोई उनके घर में आ जाए। एंड टू ब्रिंग अ विलेज लैड ऑफ 14 इन टू देयर मिड्स वॉज टेरिबली अपसेटिंग। और वो गांव के जो कि 14 वर्ष का एक बच्चा था उसको देखकर टेरिबली मतलब बहुत ज़्यादा अपसेटिंग मतलब कि परेशान हुई। बिशंबर शुड रियली हैव थॉट ट्वाइस बिफोर कमिटिंग सच एन इनडिस्क्रिशन। और जो ये था, इस तरह की गलती जो बिशंबर ने की थी उसके लिए उन्होंने कहा कि तुमको इसके बारे में 2 बार सोचना चाहिए था। In this world of human affairs, there is no worse nuisance than a boy at the age of 14. उन्होंने कहा कि इस दुनिया में पूरी जितने भी मानव जाति होती है, ह्यूमन अफेयर्स यानी कि मानव जाति, उनमें सबसे ज़्यादा जो शैतान बच्चे होते हैं या सबसे ज़्यादा जो न्यूसेंस बच्चे होते हैं वो होते हैं 14 साल के उम्र के। ही इज़ नाइदर ऑर्नामेंटल नॉर यूजफुल। और वो ना ही क्या है, ऑर्नामेंटल यानी कि ना वो ना सुंदरता में प्रयोग किया जा सकता है और ना ही वो किसी काम में आता है। इट इज़ इम्पॉसिबल टू शार अफेक्शन ऑन हिम एज ऑन अ लिटिल बॉय। क्योंकि जितना प्रेम हम किसी छोटे बच्चे से कर सकते हैं, दिखावा या स्नेह कर सकते हैं, वो हम इतने 14 वर्ष के बच्चे पर नहीं कर सकते, नहीं दिखा सकते। एंड ही इज़ ऑलवेज गेटिंग इन द वे। और वो क्या होगा, वो हमेशा ही इस रास्ते पर आएगा। इफ़ ही टॉक्स विद अ चाइल्डिश लिप्स ही इज़ कॉल्ड अ बेबी। अगर वो चाइल्डिश लिप्स मतलब कि अगर वो बच्चों की तरह तोतली आवाज़ में बोलता है तो उसको क्या कहा जाएगा, एक बालक कहा जाएगा, छोटा बच्चा कहा जाएगा। एंड इफ़ ही आंसर्स इन अ ग्रोन अप वे ही इज़ कॉल्ड इम्पेरिटेंट। अगर वो बच्चा मतलब इसके विपरीत बोलता है, नादानी से नहीं बोलता है, तो क्या कहा जाएगा, उसको क्या कहेंगे लोग, बहुत ही ज़्यादा समझदार कहेंगे। इन फैक्ट एनी टॉक एट ऑल फ्रॉम हिम इज़ रिसेंटेड। उन्होंने कहा कि वास्तव में इसमें जो हर बात है, इम्पर्टिनेंट मतलब होता है ढीठ। अगर उसने बड़े की तरह बोला तो उसको ढीठ कहा जाएगा। और वो इसका मतलब ये हुआ कि वो किसी भी तरह से बोले उस पर नाराज़ होना संभव है। देन ही इज़ एट द अनअट्रैक्टिव ग्रोइंग एज। और उन्होंने कहा कि जो इसका जो बढ़ती हुई उम्र है वो क्या हो जाएगी, ग्रोइंग एज यानी कि बढ़ती हुई उम्र, वो हो जाएगी अनअट्रैक्टिव। अनअट्रैक्टिव यानी कि जिसमें आकर्षण ना हो या अनाकर्षण हो जाता है। ही ग्रोज आउट ऑफ हिज क्लोथ्स विद इनडिसेंट हेस्ट। और उन्होंने कहा कि जो उसके कपड़े होते हैं वो भी क्या होते हैं, वो भी इनडिसेंट हेस्ट यानी कि शर्मिंदगी का कारण बनते हैं। हिज वॉइस ग्रोज होर्स एंड ब्रेक्स एंड क्वेरर्स। और जो 14 साल के बच्चे होते हैं उनकी आवाज़ में भी क्या होता है, परिवर्तन आने लगता है। वो क्या हो जाता है, पहले से ज़्यादा मोटी, होर्स यानी कि मोटी हो जाती है उसकी आवाज़। हिज फेस ग्रोज सडनली एंगुलर एंड अनसाइटली। और जो चेहरा होता है वो भी क्या हो जाता है, बड़े होने पर 14 साल पे खुरदुरा हो जाता है। और उसके जो मुंह है उसमें क्या हो जाता है, कुरूपता आ जाती है, वो सुंदर नहीं लगता है क्योंकि वो बच्चा नहीं होता है, वो अब ग्रोन अप एज में आ जाता है। इट इज़ ईजी टू एक्सक्यूज द शॉर्ट कमिंग्स ऑफ अर्ली चाइल्डहुड। उन्होंने कहा कि हम लोग जो बचपन की गलतियां होती हैं उसको आसानी से एक्सक्यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मतलब एक्सक्यूज़ यानी कि अनदेखा कर सकते हैं, बट इट इज़ हार्ड टू टॉलरेट इवन अनअवॉइडेबल लैप्सेस इन अ बॉय ऑफ 14। लेकिन अगर कोई 14 वर्ष का बच्चा है तो उसकी कमियों को कोई भी छुपा नहीं सकता, वो निश्चित होती हैं और उसको सहन नहीं किया जा सकता है। शॉर्ट कमिंग्स यानी कि कमियां, उनको टॉलरेट नहीं किया जा सकता। द लैंड हिमसेल्फ बिकम्स पेनफुली सेल्फ कॉन्शियस। और ये सब सुन के क्या होता है, जो लड़का हो जाता है वो उसके अंदर दुख भर जाता है।
When he talks with elderly people, he is either unduly forward. और बड़े लोगों से बातचीत करते समय वो क्या हो जाता है, ज़्यादा अनड्यूली फॉरवर्ड यानी कि बहुत ज़्यादा उतावला हो जाता है. और एल्स सो अनड्यूली शाई, और क्या हो जाता है, कभी कभी बहुत ज़्यादा शर्मिंदा भी हो जाता है. appears ashamed of his very existence. That he appears ashamed of his very existence. इससे क्या होता है, इसके जो उसका existence है यानी कि उसका अस्तित्व है वो बेईमान कहा जाता है या उससे बेईमानी होती है. Yet it is at this age when in his heart of hearts a young lad most craves for recognition and love. और ये उम्र ऐसी होती है, इट इज़ वेरी एज, ये उम्र ऐसी होती है जब जो यंग बच्चे होते हैं या युवा लड़के होते हैं उनको क्या होता है, उनके अंदर उत्सुकता आने लगती है फॉर रिकग्निशन एंड लव, कि उनको कोई पहचान मिले, कोई प्यार मिले. एंड ही बिकम्स द डिवोटेड स्लेव ऑफ एनी हु शोज हिम कंसिडरेशन. और अगर कोई उनको कंसिडरेशन यानी कि उनकी तारीफ़ करता है या उनके प्रति उनका ध्यान रखता है तो वो उस क्या बन जाते हैं, पूरे उसके स्लोव बन जाते हैं, स्लेव यानी कि गुलाम बन जाते हैं. बट नन डेयर ओपनली लव हिम फॉर दैट वुड बी रिगार्डेड एज अनड्यू इंटेलिजेंस एंड देयर फोर बैड फॉर द बॉय. और जब कोई उनको मतलब कि ठीक ढंग से या स्पष्ट ढंग से प्यार नहीं मिलता है तो वो क्या करते हैं, उनको बहुत ज़्यादा दया के रूप में देखा जाता है. देयरफॉर बैड फॉर द बॉय, जो कि लड़के के लिए बुरा है. सो वॉट विद स्कोल्डिंग एंड चाइडिंग ही बिकम्स वेरी मच लाइक अ स्ट्रे डॉग दैट हैज़ होस्ट हिज मास्टर. तो वो कहती हैं कि जो बच्चा गुमराह हो जाता है, इंडल्ज हो जाता है, उसको स्कोल्डिंग या चाइडिंग यानी कि उसको डांटने से कुछ भी मतलब सिद्ध नहीं होता है. वो एक स्ट्रे डॉग की तरह होता है यानी कि कुत्ते की तरह होता है जिसका जो मास्टर है यानी कि जिसका स्वामी है वो लॉस्ट हो चुका होता है यानी कि खो चुका होता है. For a boy of 14, his own home is the only paradise. और एक 14 वर्ष का जो बच्चा होता है या लड़का होता है उसका घर ही क्या होता है, पैराडाइज यानी कि उसके लिए स्वर्ग होता है. टू लिव इन अ स्ट्रेंज हाउस विद स्ट्रेंज पीपुल इज लिटिल सॉर्ट ऑफ टॉर्चर. और स्ट्रेंज यानी कि अजनबी, और अजनबी के घर में अजनबी लोगों के साथ रहना उसके लिए वास्तव में क्या है, टॉर्चर है, एक दुख है. While the height of bliss is to receive the kind looks of women and never to be slighted by them. इसलिए इसका अच्छा पहलू यही है कि वहाँ की जो वोमेन होती हैं यानी कि महिलाएं होती हैं वो उसका अच्छी तरह से क्या करें, नज़र रखें उस पर और उसके प्यार पर या उसके देखभाल में कोई भी कमी ना करें. It was anguish to Pathik to be unwelcome guest in his aunt house. पथिक के लिए क्या था, ये बहुत ही ज़्यादा एंग्विश था यानी कि दुखदाई था कि वो एक बिन बुलाए मेहमान की तरह अपनी मामी के घर पे चला गया. डिस्पाइटेड बाय हिज एडरली वुमन स्लाइटेड ऑन एवरी ओकेजन. और उसने क्या किया था, वो हमेशा क्या करता था, एडरली वुमेन जो बूढ़ी या बुज़ुर्ग औरतें होती थी उसकी आज्ञा नहीं मानता था, उसकी आज्ञा का हमेशा अवहेलना करता था. इफ़ शी एवर आस्क्ड हिम टू डू एनीथिंग फॉर हर ही वुड बी सो ओवरजॉयड. और यदि उसको कोई बात वो कहती थी कभी पथिक को तो वो बहुत ज़्यादा ओवरजॉयड यानी कि खुश हो जाता था. And then she would tell him not to be so stupid but to get on with his lessons. और तब वो उसको क्या करती थी, टोकती थी या उसको बताती थी कि इतना स्टूपिड यानी कि इतना मूर्ख मत बनो
और अपना लेसन यानी कि अपना पाठ अच्छी तरह से याद रखो। यह हो गया हमारा थर्ड पैराग्राफ। अब हम आते हैं फोर्थ पैराग्राफ पर। ये लेसन बहुत लंबा है इसलिए इसका थर्ड पार्ट भी बनेगा, लेकिन पहले फोर्थ पार्ट जितना हो सकता है मैं उतना इसमें कवर कर देती हूँ। द क्रैम्ड एटमॉस्फेयर ऑफ नेग्लेक्ट इन हिज आंट्स हाउस oppressed Pathik so much that he felt that he could hardly breathe। और उसका जो क्रैम्ड एटमॉस्फेयर था यानी कि उसका जो उसकी मामी का जो घर था उसमें उसको बहुत ज़्यादा उलझन हो रही थी, क्योंकि ऐसा वहाँ पर एटमॉस्फेयर था। और उसे ये भी महसूस हुआ कि वो ब्रीथ नहीं कर पा रहा है, यानी कि ठीक से सांस नहीं ले पा रहा है, उसको उलझन हो रही है। ही वॉन्टेड टू गो आउट इन टू द ओपन कंट्री एंड फिल हिज लंग्स एंड ब्रीथ फ्रीली। और वो ये चाहता था कि कहीं ओपन कंट्री यानी कि बाहर खुले में कहीं जाए और वहाँ पर आराम से अपने फेफड़ों में और फेफड़ों को भर ले, यानी कि फिल हिज लंग्स, और उसके बाद ठीक से खुलकर सांस ले सके। बट देयर वॉज नो ओपन कंट्री टू गो टू, लेकिन वहाँ पर कोई भी खुला क्षेत्र नहीं था। सराउंडेड ऑन ऑल साइड्स बाय कैलकाटा हाउसेज एंड वॉल्स। और कलकत्ता में चारों तरफ क्या था, मकान थे और वॉल्स यानी कि दीवारें से सब भरा हुआ था, घिरा हुआ था। ही वुड ड्रीम नाइट आफ्टर नाइट ऑफ हिज विलेज होम एंड लॉन्ग टू बी बैक देयर। और वो हर रात यही सोच रहा था, यही सपने देखने लगा कि कब वो अपने गांव जाए, और वो वहाँ पर जाने के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक हो गया। ही रिमेंबर्ड द ग्लोरियस मिडो वेयर ही यूज टू फ्लाई हिज काइट ऑल डे लॉन्ग। और ग्लोरियस मिडो यानी कि उस सुंदर से या विशाल से मैदान की उसको याद आने लगी कि वहाँ जाकर वो अपनी क्या करता था, खुले में पतंग दिन भर उड़ाया करता था। द ब्रॉड रिवर बैंक वेयर ही वुड वॉन्डर अबाउट द लाइव लॉन्ग डे सिंगिंग एंड शाउटिंग फॉर जॉय। और रिवर बैंक यानी कि नदी के किनारे वो दिन भर क्या करता था, घूमा करता था, और वहाँ पर दिन भर खुशी से सिंगिंग यानी कि गाया करता था, और वहीं पर चिल्लाया करता था खुशी के साथ। द नैरो ब्रुक वेयर ही कुड गो एंड डाइव एंड स्विम एट एनी टाइम ही लाइक्ड। और वहाँ पर एक क्या था, छोटा सा ब्रुक यानी कि झरना था, जहाँ पर वो डाइव यानी कि डुबकी लगाता था, स्विम यानी कि तैरता था जब भी उसका मन करता था, किसी भी समय। ही थॉट ऑफ हिज बैंड ऑफ बॉय कंपेनियन ओवर हुम ही वॉज डेस्पॉट। और उसको जो कि उसके साथी थे, उसके दोस्त थे, उसकी भी याद आने लगी, जिन पर वो क्या करता था, हमेशा अपना प्रभाव डालता था। डेस्पॉट यानी कि प्रभाव डालता था। एंड अबव ऑल, और इसके साथ ही सबसे ज़्यादा उसको द मेमोरी ऑफ दैट ट्रिडेंट मदर ऑफ हिज, और अपनी माँ की याद आने लगी जिसका कि वो हमेशा क्या करता था, टिरेंट यानी कि विरोध करता था। हु हैड सच अ प्रीजुडाइस अगेंस्ट हिम ऑक्यूपाइड हिम डे एंड नाइट। और वो क्या करती थी कि इन सब चीज़ों का उस पर प्रभाव पड़ने लगा। अ काइंड ऑफ फिजिकल लव लाइक दैट ऑफ एनिमल्स। और जानवरों की तरह उसको प्रेम होने लगा। अ लॉन्गिंग टू बी इन द प्रेजेंस ऑफ द वन हु इज़ लव्ड। और उसको बार बार जो लॉन्गिंग यानी कि जो कि हमेशा लंबा होता है, वो उस प्यार के लिए, उसकी प्रेजेंस को पाने के लिए व्याकुल होने लगा। एन इनएक्सप्रेसिबल विस्टफुलनेस ड्यूरिंग एब्सेंस। और एब्सेंस यानी कि उन जब कोई भी व्यक्ति मौजूद ना हो तो उसको क्या हुआ, एन एक्सप्रेसिबल विस्टफुलनेस
विस्टफुलनेस का मतलब होता है कि वो विचारमग्न हो गया इन्हीं सब बातों में। अ साइलेंट क्राई ऑफ द इनमोस्ट इनमोस्ट हर्ट फॉर द मदर, और उसके अंदर क्या हुआ, एक अंदर से माँ के लिए प्यार की भावना उत्पन्न हुई। लाइक द लोइंग ऑफ काफ इन द टूलाइट, जैसे कि एक शाम होते ही जो बछड़ा होता है वो गाय के लिए उसका प्रेम जाग जाता है, उसी तरह पथिक का भी प्रेम जाग गया। विच वॉज ऑलमोस्ट एन एनिमल इंस्टिक्ट, जो कि जैसा कि जानवरों में प्रेम होता है उसी तरह का प्रेम जाग गया। द शाई नर्वस लीन अनकाउथ एंड अगली बॉय, कैसा बॉय था, जो कि एक शर्मीला और बेचैन, नर्वस मतलब बेचैन, लीन मतलब गंवार या कमज़ोर, और अगली यानी कि बदसूरत लड़का था। नो वन कुड अंडरस्टैंड इट, ये बात कोई भी नहीं समझ सकता था। नो वन कुड अंडरस्टैंड इट यानी कि कोई भी व्यक्ति इस बात को नहीं समझ सकता था। बट इट प्रेड अपॉन हिज माइंड कंटिन्यूअली, लेकिन उसके मन में ये बातें क्या थीं, उसके दिमाग में ये बातें उथल पुथल चल रही थी इन बातों की। देयर वॉज नो मोर बैकवर्ड बॉय इन द होल स्कूल, और पूरे विद्यालय में उसके जैसा या पथिक के जैसा कोई भी लड़का नहीं था। ही गैप्ड एंड रिमेन्ड साइलेंट व्हेन द टीचर आस्क्ड हिम अ क्वेश्चन, और जब भी उससे टीचर कोई भी प्रश्न पूछती थी तो वो क्या करता था, चुप रह जाता था और कोई भी जवाब नहीं देता था। एंड लाइक एन ओवर लेडन एस पेशेंटली सफर्ड ऑल द ब्लोज दैट केम डाउन ऑन हिज बैक, और उसके जो पीठ पर जो प्रहार होते थे उसको वो चुपचाप सहन करता रहता था। When other boys were out at play, he stood wistfully by the window and gazed at the roofs of the distant houses. और जब दूसरे लड़के बाहर खेलने के लिए जाते थे तो वो क्या कहता था, विंडो के पास जाकर चिंतन करना शुरू कर देता था, और क्या करता था, जो रूफ्स होती थी, छत होती थी दूर दूर घरों की, उन सबको देखता था रहता था। एंड इफ बाय चांस ही एस्पाइड चिल्ड्रेन प्लेइंग ऑन द ओपन टेरेस ऑफ एनी रूम, हिज हर्ट वुड एक्ट विद लॉन्गिंग, और जब वो देखता था कि बच्चे जो हैं वो टेरेस पे यानी कि छतों पर खेल रहे हैं तो उसका भी मन क्या हो जाता था, उत्सुक हो जाता था। One day he summoned up all his courage and asked his uncle, when can I go home? एक दिन करेज यानी कि एक दिन बहुत ही ज़्यादा, करेज का मतलब होता है हिम्मत, हिम्मत के साथ उसने अपने मामा से पूछा कि मामा हम लोग घर कब जाएंगे या मैं घर कब जा पाऊँगा। His uncle answered, wait till the holiday come. उसके अंकल ने यानी कि मामा ने उसका आंसर दिया, उत्तर दिया कि हॉलीडेज़ यानी कि छुट्टियां आने तक तुमको इंतज़ार करना पड़ेगा। बट द हॉलीडेज़ वुड नॉट कम टिल नवंबर, लेकिन छुट्टियां नवंबर के पहले होने वाली नहीं हैं। एंड देयर वॉज अ लॉन्ग टाइम स्टिल टू वेट, इसलिए बहुत ज़्यादा अभी लंबा समय है इंतज़ार करने के लिए। वन डे पथिक लॉस्ट हिज लेसन बुक, एक दिन जो पथिक की बुक थी वो खो गई। इवन विद द हेल्प ऑफ बुक्स ही हैड फाउंड इट वेरी डिफ़िकल्ट इंडीड टू प्रिपेयर हिज लेसन, यद्यपि उसकी जब किताब उसके पास होती थी तब भी उसको बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी अपना पाठ को तैयार करने में या याद करने में। ना इट वॉज इम्पॉसिबल, लेकिन अब क्या हो गया, पाठ याद करना बहुत ही ज़्यादा नामुमकिन हो गया। डे आफ्टर डे द टीचर वुड केन हिम अनमर्सीफुली, और हर दिन क्या करती थी, उनकी जो टीचर थी वो उसको बेंत से, बेंत जो होता है या डंडा जो होता है उससे बेरहमी से
बहुत ज़्यादा मारती थीं। His condition becomes so abjectly miserable that even his cousins were ashamed to own him. और इस समय जो उसकी कंडीशन थी बहुत ही ज़्यादा मिजरेबल यानी कि दयनीय हो गई थी, जिससे कि जो उसके कज़िन थे, जो कि मामा के बच्चे थे, वो भी उसके साथ नहीं रहते थे या उसके साथ चलने में शर्म महसूस करते थे। अशेम्ड मतलब शर्म महसूस करते थे। दे बिगेन टू जीर एंड इंसल्ट हिम मोर देन द अदर बॉयज़। और वो जो दूसरे लड़के थे उनसे भी ज़्यादा वो लोग उसका इंसल्ट करते थे या मजाक बनाते थे। ही वेंट टू हिज आंट एट लास्ट। इसलिए वो आखिरी में कहाँ गया? अपनी मामी के पास गया। एंड टोल्ड हर दैट ही हैड लॉस्ट हिज बुक। और उनको बताया कि उसने अपनी किताब खो दी है। अब ये लेसन का सेकंड पार्ट कंप्लीट होता है और अभी लेसन बचा हुआ है। इसमें अभी पैराग्राफ हैं 2, तो हम इसको कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट पार्ट में। और आपको अगर फर्स्ट पार्ट भी देखना हो तो आई बटन पर क्लिक करें। और आई होप कि आपको ये लेसन पसंद आया होगा, समझ में अच्छे से आया होगा। कोई भी प्रॉब्लम आपको इस लेसन से रिलेटेड है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।